उनको रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टीबीएम पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 39 सेम तरीके का था। यहाँ से होगा ना? हाँ मैम। आज ये कंप्लीट होकर दूसरा टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, क्योंकि ये हो ही गया था। बट लास्ट क्लास में क्योंकि टाइम था नहीं, तो 2-3 पॉइंट बाकी रह गया, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लीज लीज का था। हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा था, एक लीज और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो ये कौन सा वाला बोल रहा है, ए मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट 10,000 while another machine with useful life of 5 years cost 8,000। मतलब एक मशीन का लाइफ है 7 years जिसका कॉस्ट है 10,000, और दूसरे मशीन का लाइफ है 5 years जिसका कॉस्ट है 8,000। द फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 1,900। मतलब अगर ये मशीन लगवा लेंगे तो लेबर का खर्चा 1,900 एनुअली कम हो जाएगा, ठीक है। सेविंग्स मतलब बच जाएगा। एंड द सेकेंड वन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 2,000 एनुअली, और दूसरा वाला 2,000 एनुअली जो है सेविंग्स करेगा लेबर खर्चे का। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स एक्शन, एज्यूम गुड आफ्टरनून मैम। एज्यूम यहाँ पर बोला है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बस 10% कंपाउंडेड पर एन, ठीक है। तो मतलब पूछ रहा है कि हम लोग के लिए कौन सा एक्शन प्रेफरेबल होगा, मतलब मशीन खरीद ले जिसमें मेरा लेबर का इतना इतना खर्चा बच रहा है, या फिर नहीं खरीदे। अच्छा, अब अगर कोई ऐसे कैलकुलेट कर लोगे कि 1,900 करके लेबर खर्चा बचेगा पहले वाले मशीन में, और ये मशीन का लाइफ कितना है 7 years है, तो 7 years तक हम लोग इतना बचा लेंगे, तो 13,300 बचाएंगे, जबकि मशीन खरीदने में 10,000 लगेगा। तो मुझे मशीन खरीद लेना चाहिए, ठीक है। कि 10,000 खर्चा करके हम 13,300 रुपए बचत कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है मैटर, क्योंकि 1,900 कोई एक बार में नहीं मिलेगा, 10,000 तो आज अभी खर्चा करना पड़ेगा। 1,900 करके जो मुझे 7 टाइम्स मिलेगा, वो 7 years में मिलेगा, तो गैपिंग में मिलेगा। तो गैपिंग में ये 1,900 का वैल्यू जो है, परचेसिंग पावर उसका आगे जाके कम हो जाएगा। तो मुझे अगर कंपेयर करना ही है, तो मुझे इस 10,000 के साथ अगर कंपेयर करना है, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, तो सभी 1,900 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कंपेयर करना चाहिए। और तब अगर मेरा रिटर्न ज्यादा हो रहा है 10,000 से, तो ही मुझे मशीन वन खरीदना चाहिए, और सेकेंड वाले मशीन के लिए भी सेम चीज होगा, ठीक है। तो अब पैसे का वैल्यूएशन कितना कम होगा उसके लिए हमें रेट दे दिया है 10%, तो उसके बेसिस पे हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो यहाँ पर y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, y7, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके सर्कल बन गया। हर ईयर में सेविंग्स होगा, पहले वाले मशीन के केस में 1,900 करके, 1,900 का सेविंग्स, 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 1,900 का सेविंग्स। अब ये सेविंग्स करने के लिए अभी मुझे 10,000 कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, जो कि मशीन का कॉस्ट है। मतलब 10,000 से मशीन खरीदेंगे तब ना लेबर का इतना सेविंग्स करेंगे, तो मुझे 10,000 से मशीन खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने जो कॉस्ट बेयर किया उससे अगर मेरा सेविंग्स ज्यादा होता है, ठीक है, अगर मेरा सेविंग्स जो है वो ग्रेटर देन कॉस्ट हुआ, तो मुझे परचेस करना चाहिए, ठीक है। तो आप कंपेयर कैसे करें, जैसे कि मैंने बोला कि 1,900 करके 7 करोगे 13,300 आएगा, ये कभी भी कंपेरेबल नहीं होगा, बिकॉज ये आगे मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू, मतलब क्या बोले, मतलब 1,900 ये y0 का वैल्यू नहीं है 13,300। मुझे अगर कंपेयर करना ही है ये सारे 1,900 का y0 में क्या वैल्यू है, वो देख के कंपेयर करना चाहिए। मतलब ये सारे 1,900 का वैल्यू मुझे इस पीरियड के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस पीरियड के हिसाब से निकालना।
देन कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे सभी 1900 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बोलो सभी 1900 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये तो एनुइटी जैसा हो गया, 7 इयर्स एक फिक्स्ड पीरियड रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, एनुअली मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो ईयर एंड, तो एनुइटी रेगुलर। तो अब अगर मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाना चाहिए, जो कि क्या होता है, ए बाई आई I 1 - into 1 1 by 1 plus I to the power n. n, ठीक है। तो अब इसमें ए का मतलब कितना, 1900, ठीक है। आई का मतलब कितना, 10%, ये पर एनम है और ये पूरा पर एनम ही चल रहा है, तो आई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 1/1 प्लस 10%, और एन भी कितना हो जाएगा, जब एनुअली होता है सारा चीज तो एन और टी इक्वल होगा, तो ये 7 इयर्स। हाँ, अब इसका कैलकुलेशन करने से प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगा 1900 का। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 1.1 पहले ये वाला 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पर कर लेते हैं मेमोरी प्लस 1/बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल -1 इंटू 1900/10%। कितना हो जाएगा, 99249, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 925049 पॉइंट इतना है। मतलब ये जो 1900 मुझे 7 इयर्स दिख रहा है, मतलब मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। तो 10,000 खर्चा करके आज का अगर रिटर्न, 7 साल के रिटर्न का अगर आज का वैल्यू निकाले टोटल, तो 9250 हो रहा है। तो बोलो मशीन 1 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मशीन 1 शुड बी परचेस्ड या शुड नॉट बी परचेस्ड, क्या Should 10,000 not be, but शुड नॉट बी परचेस्ड, क्योंकि अगर इतना 10,000 खर्चा करके इतना ही रिटर्न लोगे तो क्या इसमें कोई बेनिफिट है, खर्चा ज्यादा रिटर्न कम, तो क्यों लो, नहीं लेना है। सेम तरीके से अगर हम लोग सेकेंड मशीन का कैलकुलेशन करें तो उसमें कैसे कैलकुलेशन होगा, सेकेंड वाले मशीन का भी सेम इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें और ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि एक ही फॉर्मूला, एक ही कंसेप्ट है ना, बस ईयर अलग हो जाएगा और डेटा जो है वो अलग हो जाएगा। तो एन्युटी कितना, मतलब हर साल रिटर्न कितना मिलेगा, सेविंग्स कितना होगा, 2200, ठीक है, 2200, 10%, ये भी क्वेश्चन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, कुछ अलग नहीं बोला है, 1 + 10%, बस वो 7 इयर्स है उसका लाइफ, तो 7 इयर्स का वैल्यू निकालना चाहिए, 5 इयर्स है तो 5 इयर्स का निकाले। तो निकालो कितना हो जाएगा, तो 1.1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार हो गए। मेमोरी +1/बाई मेमोरी रिकॉल, ये जितना भी आया -1 कर दिया, -1, ठीक है, मतलब यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन हो गया, इंटू 2200/10%, 8339, ठीक है, 8339, या फिर 0.7 है तो 8340 कर देते, ठीक है। तो 8340 का रिटर्न है बाई इन्वेस्टिंग 8,000, क्योंकि सेकेंड मशीन का कॉस्ट था इतना। तो मशीन, बोलो मशीन 2 शुड बी परचेस्ड या शुड नॉट बी परचेस्ड। ma'am, এটা should be purchased. 8,000 এটা 8,300 চলবে। हाँ, तो फिर रिटर्न मिल रहा है ना, क्यों क्यों परचेस करना पड़ेगा, एज रिटर्न कितना मिलेगा हमें। বেশি মিল পাবো हाँ এই জন্য। হ্যাঁ, কতটা কত টাকাটা কত কত 340। 340 का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें ये मशीन खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो बोलो समझ में आ गया ये वाला। হ্যাঁ ম্যাম।
अब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड का कंसेप्ट नया है, ये वाला समझो, ठीक है, बॉन्ड वाला। तो देखो हम लोगों ने अकाउंट्स में कुछ दिन पहले डिवेंचर किया था, तो डिवेंचर या फिर बॉन्ड लगभग एक जैसा ही चीज है, ठीक है। बॉन्ड हो या डिवेंचर एक ही बात, बॉन्ड या फिर डिवेंचर, नेचर सब एक ही जैसा होता है, ठीक है? तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या देगा पता है, वैल्यूएशन, मतलब मार्केट में अगर कोई बॉन्ड इशू हुआ है, कोई डिवेंचर इशू हुआ है, तो हमें वो परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बोलो हमें बॉन्ड या डिवेंचर कब परचेस करना चाहिए? अगर हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे अगर अच्छा रिटर्न मिलेगा तो ही ना बॉन्ड परचेस करोगे, नहीं तो क्यों करोगे, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या क्या देखना पड़ता है। क्योंकि से बोल चाहिए, देखो कंपनी इशू करती है बॉन्ड या फिर डिवेंचर, किसको इशू करती है बोलो, तो कंपनी किसको बॉन्ड या डिवेंचर इशू करती है? मैम पब्लिक। पब्लिक को इशू। अच्छा, अब जब भी इशू होता है पब्लिक को बॉन्ड या डिवेंचर, तो कंपनी को क्या क्या बताना पड़ता है पता है? कंपनी को, पब्लिक को क्या क्या इंफॉर्मेशन देना जरूरी है? वैसे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे यहाँ पर जो जरूरी है अभी मतलब मैथ्स करने के लिए हम उतना ही बताएंगे, ठीक है। तो देखो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितना है, ठीक है। रिडम्पशन कैसे होगा, मतलब रीपेमेंट, ठीक है, रिडम्पशन कैसे होगा, तो रिडम्पशन दो ही तरीके से होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। रिडम्पशन का दो चीज बताना पड़ेगा, एक तो टाइम, ठीक है, कितने साल बाद रिडीम होगा, और एक टाइप, टाइप का मतलब है कैसे रिडीम होगा, क्या क्या रिडम्पशन हो सकता है, बोलो अकाउंट्स करके आ रहे हो, बोलो क्या क्या रिडम्पशन हो सकता है। बोलो, कुछ दिन पहले ही तो किया हम लोगों मैम ने रिडम्पशन। फेस वैल्यू पे और प्रीमियम में। हाँ मतलब पार, फेस वैल्यू में मतलब पार, और फेस वैल्यू से ज्यादा में हाँ मतलब আর प्रीमियम। প্রিমিয়াম আর ডিসকাউন্টে তো ম্যাম এটা হবে না কারণ हाँ, डिस्काउंट में देखो होता नहीं है, प्रैक्टिकली कभी नहीं होता है, फिर भी क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, तो मैंने लिख दिया, बाकी प्रैक्टिकली डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता, ठीक है। तो देखो रिडेम्पशन कब होगा ये पता होना चाहिए लोगों को, तभी खरीदेगा। और दूसरा है कूपन रेट, कूपन रेट का मतलब पता है क्या होता है, क्या लगता है कूपन रेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, मतलब कोई अगर বেশি बॉन्ड, एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताए, वही वाला होगा, बोलो डिवेंचर वालों को क्या मिलता है? ম্যাম डिवेंचर, ইন্টারেস্ট। हाँ तो कूपन रेट का मतलब वही होता है, रेट ऑफ ইন্টারেস্ট। इंटरेस्ट, ठीक है। कूपन रेट, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है, ईयरली या फिर हाफ ईयरली या फिर मंथली, क्वार्टरली। अब डिवेंचर का क्वेश्चन समझने के लिए हम एक अपना एग्जांपल ले रहे हैं, फिर यहाँ से जो है वो करवा देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ एक ही क्वेश्चन है तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं अपने हिसाब से। मिस्टर एक्स परचेस्ड बॉन्ड फॉर फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ 100 each for ₹10,000, कूपन रेट, क्योंकि ये लैंग्वेज यूज होता है कूपन रेट, ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कूपन रेट 8% पर एनम, रिडीम एट पार फॉर 3 years, 3 years। और यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट रेट जो मार्केट में चल रहा है, डिस्काउंट रेट 10% पर एनम, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बोलो कि अगर तुम लोग कोई भी डिवेंचर या बॉन्ड खरीदते हो तो क्या क्या मिलेगा? दो तरीके का चीज मिलता है,
क्या मिलेगा बोलो? बोलो, ये हम जब हम डिवेंचर इंटरेस्ट पढ़े। पाबो। और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, और क्या मिलेगा? बेनिफिट क्या क्या? इंटरेस्ट के अलावा মানে নরমালি যে ইন্টারেস্ট দেওয়া হয় তার থেকে বেশি পায়। আর नहीं, ऐसा बात नहीं, वो तो बेसी तब मिलता है ना जब प्रीमियम में इशू होता है, कि हम लोगों ने, सॉरी, डिस्काउंट में इशू होता है तब ज्यादा मिलता है। एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, और जब टर्म पीरियड खत्म हो जाएगा तब क्या मिलेगा बोलो? बोलो, सभी ने डिवेंचर का क्लास किया है, तुम लोग जितने जन क्लास में हो सभी ने डिवेंचर का क्लास किया। और প্রিন্সিপাল যেটা সেটা আবার हाँ, वो मिलेगा, प्रिंसिपल रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बोलो कि ये जो प्रिंसिपल रिटर्न मिलेगा ये कैसा, इसका नेचर क्या है, और जो इंटरेस्ट हर बार मिलते जाएगा इसे हम लोग किसके साथ कंपेयर करें, मतलब क्या आंसर देना है, सुनो। ये मतलब तुम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुअल, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो, ये कौन सा चीज है, मतलब ये तीनों में से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, किस, ये तीनों में से कौन सा है इंटरेस्ट? मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो मतलब एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट, ম্যাম कंपाउंड প্রত্যেক इंटरेस्ट का, বছরে একটা এক্সাক্ট এটা অ্যানুইটি। हाँ, ये एन्युटी मतलब सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरा क्या है, वो इंटरेस्ट मिलने का एक मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट हर बार रेगुलरली मिलता जाएगा तो वही तो मेरा इंटरेस्ट है। बोलो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो यहाँ बोल दिया है, बोलो इंटरेस्ट यहाँ कैसे देगा ये लोग हर बार? पर एनम बोला है, मतलब कैसे इंटरेस्ट देगा? एनुअली। कितने साल तक ये इंटरेस्ट হ্যাঁ मिलेगा? অ্যানুয়ালি कितने साल 3 तक ये? বছর। 3 साल तक मिलेगा, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, मतलब एक হ্যাঁ 3 साल ম্যাম। ही लगातार मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले साल मिला दूसरे साल नहीं मिला। और हमेशा फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। क्यों फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा? क्योंकि इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट जिसके ऊपर कैलकुलेट होता है वो कैसे कैलकुलेशन होता है? डिवेंचर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? बोलो, डिवेंचर पढ़ के आ रहे हो, बोलो नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू, ইনটু রেট অফ ইন্টারেস্ট। इनटू फेस वैल्यू, तो हो जाएगा डिवेंचर का वैल्यू, ये तो अमाउंट है, ये फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये एन्युटी हो गया। तभी तो फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। अगर मेरा नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है, इनटू टाइम पीरियड कर सकते हो, तो ये कैसा इंटरेस्ट जो मिलता है वो सिंपल है कि कंपाउंड है बोलो? ये जो प्रोसेस में इंटरेस्ट ম্যাম मिलता এটা है, সিম্পল। सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हर बार एक ही जैसा मिलेगा। तो ये एन्युटी हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल रिटर्न जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल कैश फ्लो। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? पहले ये बोलो, सिंगल कैश फ्लो का मतलब पता है? एक बार एक अमाउंट दे दिया, फिर कुछ एक पीरियड बाद उसमें कुछ इंक्रीमेंट होके मिल गया, क्या इसे हम लोग सिंगल कैश फ्लो बोल सकते हैं? ম্যাম जैसे कि मान लो कि मैंने 100 रुपए का डिवेंचर खरीदा, 3 साल बाद मुझे 110 रुपए मिला, तो मेरा रिटर्न कितना हो गया? 10, ठीक है। और अगर बोलोगे कि पार पे रिडीम हो रहा है, ठीक है, 100 के बदले 100 मिला तो रिटर्न क्या हो जाएगा? अगर 100 के बदले 100 मिला तो रिटर्न क्या हो जाएगा? 0, 0। ठीक है। लेकिन हुआ ना सिंगल कैश फ्लो, बीच में थोड़ी ना बार बार 100 रुपए देना है। मतलब एक बार डिवेंचर खरीद लिया 10,000 रुपए का, क्या 10,000 रुपए बार बार हमें इन्वेस्ट करना है? नहीं करना, ठीक है। ये तो एक ही बार इन्वेस्ट करना है। अच्छा, तो अब हम लोग को ये दो बेनिफिट मार्केट से मिलेगा अगर हम लोग बॉन्ड खरीदेंगे या डिवेंचर खरीदेंगे। अब हमें बॉन्ड या डिवेंचर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वो कैसे पता करोगे कि 10,000 रुपए खर्चा करके ये जो दो बेनिफिट है इसका वैल्यू 10,000 रुपए से क्या होना चाहिए? अरे বেশি बेनिफिट, হতে হবে। बेसी, बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा तो क्यों खरीदोगे? अगर रिटर्न ज्यादा नहीं होगा तो क्यों खरीदोगे? ठीक है। तो चलो बेनिफिट कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। अच्छा देखो, सबसे पहला बात है कि हम लोग का एन्युटी का वैल्यू कितना होगा, वो कैसे निकालोगे? तो इंटरेस्ट का अमाउंट ही मेरा एन्युटी है, ठीक है। तो मुझे Y1 में कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल? 10,000। तो देखो ये 10,000 क्या है? 10,000 वैल्यू है, रुपीज में लिखा है, और 100 जो है वो फेस वैल्यू है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा अगर निकालना चाहो, या फिर इसके ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला 100 के করতে डिवेंचर হবে। तो है। अगर 10,000 कर सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो? 10,000 डिवाइडेड বাই बाय 100।
100 करने से क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, जो कि कितना होगा 100। ठीक है, तो अब 100 इंटू 100 करोगे 10,000 आ जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये डिवेंचर का वैल्यू ले लिया इंटू 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 ईयर। बोलो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला, 800। सेकेंड ईयर भी कितना मिलेगा, इसके बाद 800। 800 ही मिलेगा। ठीक है, ईयर 2 में भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 800, सेम तरीके से मिलेगा, वही नॉमिनल वैल्यू पे हमेशा मिलता है। तो ये नॉमिनल वैल्यू 8% इंटू फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, फिर ईयर 3 में जाएंगे तो 10,000 इंटू 8% इंटू 1 ईयर, तो ये हो गया 800। तो यही वाला मेरा क्या हो जाता है, एन्युटी हो जाता है। तो मेरा एन्युटी का वैल्यू कितना हो गया, ए फॉर कितना हो जाएगा, 2400। वैसे थोड़ी ना करना है, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे लगेगा। एन्युटी का वैल्यू ও ম্যাম 2400 या एन्युटी 800। টোটাল বলতে হবে। हाँ, एन्युटी कॉपी, एन्युटी मतलब क्या, जो रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, अभी तो बताया था, खुद ही तो बताया तुमने। एन्युटी कितना होगा, इंटरेस्ट ही तो एन्युटी है, तो एन्युटी का अमाउंट कितना हुआ, देखो ये तो सामने दिख रहा है। ए फॉर क्या, 800 इंटू 3 लिखोगे एन्युटी। एन्युटी का मतलब तो जो रेगुलर कैश फ्लो होगा, तो रेगुलर कैश फ्लो कितना है, 800। एन्युटी का वैल्यू कितना होगा फिर 800। ठीक है, और ईयर 3 में और एक चीज मिलेगा, ईयर 3 में और क्या मिलेगा, यहाँ पर ईयर 3 में और क्या मिलेगा, रिटर्न, क्योंकि बोला है कैसे रिडीम होगा, पार पे, तो कितना मिलेगा 10,000। 10,000। ठीक है, 10,000। अच्छा, अब मुझे ये बेनिफिट पाने के लिए मुझे आज कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये बेनिफिट पाने के लिए मुझे आज कितना खर्चा करना पड़ेगा, 10,000। मुझे कितने 10,000। का, 10,000। तो देखो 10,000 के बदले 10,000 तो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये 10,000 का वैल्यू और आज जो हम 10,000 खर्चा कर रहे हैं दोनों बराबर है, इंटरेस्ट का छोड़ो। अगर तुम लोग ऐसे भी सोचते हो कि हम 10,000 खर्चा करेंगे मुझे तो 10,000 मिल जाएगा, लेकिन 3 साल बाद जो 10,000 मिलेगा और आज हमारे हाथ में जो 10,000 है, क्या दोनों का वैल्यू इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है। না ম্যাম। मुझे यहाँ पर रिटर्न में मिलेगा एक तो 10,000, वो तो पक्का है। आज अगर हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितने का डिवेंचर खरीद रहे हैं, 10,000, डिवेंचर हो या बॉन्ड, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, बॉन्ड का। ठीक है, तो बॉन्ड, तो 10,000 रुपए का अगर बॉन्ड खरीदते हैं तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये और ये इक्वल नहीं है। अगर तुम लोग बोलोगे ठीक है नो रिटर्न नो लॉस, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3 साल में ये 10,000 का परचेसिंग पावर और ये 10,000 का परचेसिंग पावर सेम नहीं है। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा 3 इयर्स बाद जो मुझे 10,000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है। तब ना हम सोचेंगे कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो ये सिंगल कैश फ्लो के लिए इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो मुझे ये देखना है कि 10,000 जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखोगे तो मुझे एक चीज बोलो, तो ये 10,000 का वैल्यू कितना आएगा आज के डेट पे, कम आएगा ম্যাম कि ज्यादा आएगा, কম আসবে। कम आएगा। तो মানে वो देख के क्या হ্যাঁ, लगेगा, हाँ बोलो আমি ওটাই বলছিলাম। बोलो। तो देखो ये ম্যাম তাহলে মনে হবে কি যে আমাদের নেওয়া উচিত না, মানে প্রত্যেকবারই মনে হবে যে ইনভেস্ট করা উচিত না ওটাতে। কেন উচিত নয়, কেন মনে হবে, হ্যাঁ উচিত নয় মনে হবে, কারণ আমার এটা যদি কম হয়, আমি তো 10,000 খরচা করবো, আমি কমই পাবো, তাহলে আমার মনে হবে उचित ना। तो उसके अलावा भी मुझे और क्या देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि 10,000 হুম। खर्चा करके ओवरऑल बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो पहले इसका निकाल लेते हैं, सिंगल कैश फ्लो का क्या निकालोगे, मतलब ये 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो फिर फ्यूचर वैल्यू कितना है 10,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मुझे 10,000 का निकालना है, आई कितना है, मैंने 10% दिखाया है, एन कितना हो जाएगा 3 इयर्स, क्योंकि ये पर एनम है 10%। ठीक है, तो फिर 10% पर एनम है, तो फिर मेरा टी और एन इक्वल होगा, तो पी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.12 दी पावर 3। तो बोलो कितना आएगा।
7513 हाँ। 7513। तो देखो 10,000 इन्वेस्ट करके अगर मुझे सिर्फ 7513 ही मिलता, ठीक है, तो मुझे तो इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, सीधा बात ये है। लेकिन मुझे इसकी जगह और एक बेनिफिट भी मिलने वाला है, तो उसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे एन्युटी का बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से, 3 साल लगातार मुझे 800 रुपीज मिलेगा। कब मिलेगा कुछ नहीं बोला है, तो ईयर एंड मान के चलेंगे, एन्युटी रेगुलर, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, ये सारे 800 का आज का वैल्यू कितना है, तब ना हम पता करेंगे कि 10,000 के बदले, ये 10,000 के बदले मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे 800 का आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कितना, कैसे निकालोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बाई आई, 1 - 1 / 1 + I होल टू दी पावर 8, ठीक है। तो ए कितना है, 800, आई कितना है, 10%, 1 - 1 / 1 + 10% टू दी पावर, बोलो कितना आएगा, 1.1 into 2 1 / memory recall -1 into 800 divided by 10%, 1989, ठीक है। तो मुझे 1989, मुझे जो ये दिख रहा है, वैसे 800 इंटू 3 करोगे तो 2400, लेकिन वो तो 3 साल में 2400 का परचेसिंग पावर थोड़ी ना इतना होगा। मतलब ये जितने भी 800 मुझे 3 साल में मिलेंगे, उसका आज का अगर वैल्यू करो तो 1989, ठीक है। अब सारा मुझे आज का वैल्यू पता चल गया, तो मेरा टोटल बेनिफिट आज के वैल्यू में कितना है, अगर आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो मेरा टोटल बेनिफिट कितना है, एक तो है 7513 और एक है 1989, टोटल करो कितना है, 9502। 950। तो मेरा टोटल बेनिफिट इतना है, जबकि मुझे इसके बदले खर्चा करना पड़ेगा आज 10,000। तो बोलो मुझे ये बॉन्ड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इतना समय तुम लोग क्यों लगा रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने 10,000 खर्चा करना है, बदले में मुझे अगर रिटर्न मिलेगा आज के वैल्यूएशन में 9502, आज मुझे 10,000 खर्चा करना है, तो मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तुम लोग 10,000 खर्चा करके अगर 10,000 रुपए 9502 रिटर्न देगा, तो तुम लोग का पैसा तो कम हो गया, कैपिटल तो बढ़ना चाहिए, कैपिटल तो कम हो गया, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। तो फिर उस हिसाब से आंसर दो, इसमें इतना समय लगने वाला कोई बात ही नहीं এটা নেওয়া উচিত না। है, ऑब्वियसली नहीं उचित है। क्यों लोगे बोलो, अगर रिटर्न मुझे 9502 मिलेगा, 10,000 रुपए खर्चा करके तुम लोग मान लो बिजनेस में ही 10,000 लगाए और रिटर्न आया 9502, रिटर्न कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 10,000 से तो ज्यादा आना चाहिए, तब ना वो रिटर्न कहलाता है। ये तो लेस हो गया वैल्यू, तो बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए। तो अगर तुम लोग जब फ्यूचर में कभी खरीदोगे, देखो तुम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स का इतना हाई लेवल पढ़ रहे हो, तो ये सब वैल्यूएशन करने आएगा तब ना मार्केट में समझ पाओगे कि भाई जो बॉन्ड चल रहा है मार्केट में, जो डिवेंचर इशू हुआ, मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो हम लोग सीख रहे हैं तो वो तो समझना पड़ेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 40, इसमें तुम लोग को बताना है कि बॉन्ड खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मुझे याद नहीं है ये बॉन्ड का क्वेश्चन है कि डिबेंचर का, एक ही बात होगा, ठीक है। बोल रहा है एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेसिंग ए 3 year 1,000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1,000 per value bond having nominal rate of interest 10%, at what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor requires a rate of return 14%, ठीक है। अब इस चीज को समझना पड़ेगा, यहाँ लैंग्वेज जो दिया है, तो तुम लोग ही मुझे बताना कि कौन सा चीज क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट हम लोग यहाँ पर बेनिफिट को हमेशा प्रेजेंट वैल्यू में निकालना चाहिए, ठीक है, पहला बात। तो बेनिफिट दो तरीके का होगा, एक एन्युटी यानी इंटरेस्ट, और दूसरा सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, यानी रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन
वैल्यू, ये दोनों मिला के होता है बेनिफिट। अगर ये दोनों मिला के मेरा परचेसिंग वैल्यू से ज्यादा है तो मुझे खरीदना चाहिए। तो बोल रहा है परचेसिंग ए 3 ईयर 1000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10%, मतलब कूपन रेट है 10%। ठीक है, कूपन रेट है 10% पर एनम, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम। ठीक है, बोल रहा है एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेस, कितने रुपए से ये बॉन्ड हमें परचेस करना चाहिए इफ मैच्योरिटी होगा एट फार एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न 14%, मतलब वो डिस्काउंट रेट है। मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन इतना चल रहा है कि 1 रुपए का वैल्यू 14 पैसे से कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 रुपए का चीज नेक्स्ट 1.14 देके खरीदना पड़ेगा। अब अगर पार पे जो है रिडीम होगा, बोल दिया है। ठीक है, मैच्योरिटी पार पे होगा तो बोलो इन डिवेंचर का वैल्यू कितना है, कितने रुपए का डिवेंचर बोल रहा है ये लोग। 1000। 1000 मार्केट में तो ये 1000 का चल रहा है, तो रिडीम एट पार यानी 1000 ही होगा। और एन्युटी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का वैल्यू, तो इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 रुपीज का डिवेंचर। ठीक है, इंटू कूपन रेट 10% और ईयरली दिया 10%। जाएगा तो कितना होगा 100। 100। ईयर 1 में भी 100, ईयर 2 में भी 100 और ईयर 3 में भी 100। ठीक है, अब ये सभी का क्या निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी का तो पता है, फॉर्मूला लगाना है थोड़ा। कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा ए बाई आई, फिर 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर n। ठीक है, तो 100 I 10%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 10%। सॉरी, ये 10 थोड़ी होगा, ये तो मैंने इंटरेस्ट रेट लगा दिया, डिस्काउंट रेट लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू तो हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर से लगाना होता है कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, और 10% तो इंटरेस्ट रेट था। ठीक है, जो कि कंपनी प्रोवाइड करने वाली है, और ये मार्केट का कंडीशन। तो ये कितना हो जाएगा 1.14। अब ये टू दी पावर 3 हो जाएगा 3 साल के लिए, 2 3 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14%। 232.16 को इग्नोर कर रहे। ठीक है, तो 100 रुपए करके 300 रुपए जो है उसका आज का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जो मुझे एक एक साल के गैप में 300 मिलने वाला है। पहले साल 100, फिर 100, फिर 100, जो कि मुझे ऐसे देखे तो 300 दिख रहा है, लेकिन तुम लोग को वो 300 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि तुम लोग टाइम वैल्यू मनी समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। तुम लोग अगर बोलोगे 300 मिल रहा है तो गलत बात है। आज के हिसाब से देखो तो 232 मिल रहा है। ठीक है, और ये सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, निकाल कैसे निकलेगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I होल टू दी पावर n। फ्यूचर में भी 10,000 मिलने वाला है, उस 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 14% इन्फ्लेशन रेट के साथ। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 1000 इंटू डिवाइडेड बाई 1.1 टू दी पावर। $674.9, मतलब 675 कर दिया। ठीक है, तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया 675 प्लस 230 907। 907। तो पूछा है कितने रुपए से ये बॉन्ड परचेस करना चाहिए। ठीक है, तो बोलो बॉन्ड का प्राइस कितना होना चाहिए। अगर मेरा रिटर्न 907 है तो बॉन्ड का प्राइस क्या होना चाहिए, 907 से ज्यादा या कम। वैसे तो मार्केट में 1000 में मिल रहा है, बट हमें सजेस्ट करने बोला है ना कि बोलो फिर प्राइस कितना होना चाहिए।
अगर 907 रिटर्न मिलेगा तो उस चीज का তো परचेज নশো प्राइस সাতই হওয়া উচিত বা এর থেকে বেশি হওয়া উচিত? বেশি হলে কিনবে। নশো না সাত না হওয়া ম্যাম, উচিত, ওটা কম, তো হ্যাঁ। ঠিক বলেছো, বেশি হলে কেন কিনবো বলো, বেশি হ্যাঁ, হলে তো এটা আমার এটা লস। কম হতে হবে বা 907, হ্যাঁ না, हाँ, বেশি হলে হবে না। अगर बराबर हुआ तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, चलो लॉस भी नहीं है, लेकिन 907 या उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। दस द परचेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज, इन्होंने तो यहाँ लिख दिया 907.125 होना चाहिए, इन्होंने ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि वो 1000 में बेच रहा है ना, तो बोल रहे नहीं नहीं 907 होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, परचेज इफ ओनली परचेज प्राइस is less than 907 और इक्वल, ठीक है। तो ये बॉन्ड वाला एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक यहाँ पर था। ये हो गया बॉन्ड का कंसेप्ट। तो देखो ये पहला जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, इसलिए इस पे मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। बोलो बॉन्ड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि बॉन्ड या डिवेंचर देगा तो हमें क्या निकालना, ये बात क्लियर। बॉन्ड वाला, इसमें किसी को कोई डाउट? হ্যাঁ ম্যাম। बोलो सबको समझ में आया बॉन्ड? हाँ मैम। बोलो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परपिचुइटी, ठीक है। परपिचुइटी का मतलब क्या होता है? परपिचुअल और एनुइटी, ये दोनों वर्ड मिला के होता है परपिचुइटी, ठीक है। तो एनुइटी और परपिचुअल में डिफरेंस क्या है? देखो एनुइटी में क्या होता है, सेम अमाउंट रिसीव्ड और पे होता है, रिसीव्ड और पे। क्या परपिचुइटी में भी ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, रेगुलरली होता है, रेगुलरली होता है, ठीक है। और एनुइटी में फाइनाइट पीरियड के लिए होता है, ठीक है, कि इतने साल के लिए हो रहा है, बस ये फर्क होता है। ये एनुइटी में तो एप्लीकेबल है, बट परपेचुइटी का मतलब है जिसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है। एनुइटी का चार चार पॉइंट था ना, एक था सेम अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इट रेगुलरली, और क्या था? रेगुलरली पीरियोडिक वे, ठीक है, ये भी पीरियोडिक वे में होता है, मतलब ईयरली या फिर कुछ एक बोल देगा, पीरियोडिक वे, ये भी एप्लीकेबल है। मतलब एन्युटी का जो भी फीचर्स है सारा परपिचुइटी में लगता है, बस परपिचुइटी का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, ठीक है। तो परपिचुइटी का मतलब होता है एन एन्युटी दैट कंटिन्यूअस टिल इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड परपिचुइटी। तो क्योंकि इसका कोई फाइनाइट टाइम पीरियड नहीं है, तो परपिचुइटी का अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ढूंढने जाएं, तो तुम लोग मुझे बोलो कौन सा वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा कैन बी कैलकुलेटेड है और कौन सा कांट बी कैलकुलेटेड है। ম্যাম, ফিউচার ভ্যালু মানে ওটাও করা যাবে না। हाँ, फ्यूचर वैल्यू कभी भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर कितने दिन का है वो तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी जो है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए बाई आई, ठीक है। ए फॉर एनुइटी, अमाउंट एनुइटी का अमाउंट, आई हो जाएगा एडजस्टेड इंटरेस्ट, एडजस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ। रिटायरमेंट के बाद 3000 एक महीने में उसे मिलेगा हर मंथ में, ठीक है। ही वांट्स टू पास द मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। अब ये चाहते हैं कि इनके डेथ के बाद ये जो 3000 रुपए करके इन्हें मंथली मिलेगा ये इनके फ्यूचर जनरेशन को मिलता जाए। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। अब ये पैसा कहीं जमा कर देंगे तो इन्हें एनुअली 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच विल ही नीडेड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। तो इनका जो परपेचुइटी गोल है इसे अचीव करने के लिए इन्हें कितना पैसा सेट असाइड करना पड़ेगा, मतलब आज कितना पैसा इन्हें सेट असाइड करना पड़ेगा ताकि ये अपने फ्यूचर जनरेशन को 3000 रुपए करके दे पाए। तो देखो पहला बात है कि परपेचुइटी बोल दिया है, तो परपेचुइटी का फॉर्मूला तो एक ही होता है, ठीक है। इसमें अगर ज्यादा हम लोग नहीं भी सोचना चाहे तो बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि हमें क्वेश्चन खुद बोला है परपेचुइटी निकालने के लिए, तो परपेचुइटी का तो एक ही फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। और वैसे भी बोला है देखो कि आज कितना उन्हें सेट असाइड करना पड़ेगा। हाउ मच विल ही नीडेड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। आज कितना सेट असाइड करना पड़ेगा, तो ए बाय आर, ठीक है। तो ए कितना, इस क्वेश्चन में ए कितना है? ए मतलब एन्युटी वैल्यू, हर बार कितना करके मिलेगा? 3000। 3000 पर मंथ। आई कितना हो जाएगा? आई तो वैसे तो बोल रखा है 8% पर एन, ठीक है। तो आई एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर ये पर मंथ है तो आई भी कितना हो जाएगा? कैसे एडजस्ट करते हो, सब भूल कैसे कर सकते हो? तो ये नहीं समझ पाएगा তো চ্যাপ্টার 8%ই হবে। এটা পার মান্থ থাকলে এটা পার অ্যানাম দিয়ে ডিভাইড হয়ে যাবে, দুটো সেম ও না। আচ্ছা, এটা পার মান্থ। হ্যাঁ तभी तो पूछ रहे हैं एडजस्ट इंटरेस्ट कैसे। ये जब चैप्टर चल रहा था तब सबको आंसर दे रहे थे, अब ये चैप्टर जब खत्म हो रहा है तो तुम लोग भूल गए क्या? एग्जाम जो कॉलेज में है उसकी वजह से। ठीक है भूल गए, कोई बात नहीं, अभी याद करके तो बोला जा सकता है। इसको कौन से इंटरेस्ट में कैलकुलेट करोगे, कौन सा मेथड में? सॉरी, ম্যাম, मतलब किस? 8/12 করব। हाँ वही तो, इतना तो याद आ ही जाना चाहिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। 8% डिवाइडेड बाई 12, तो 8% डिवाइडेड बाई 12 यानी परसेंटेज करें 0.67। 0.0067 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.0, तभी तो लिखा है ना एडजस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे ये चलेगा, तो अब ये हम कर देते हैं मेमोरी प्लस 3000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, तो ये आ गया 4,50,000। अगर तुम लोग बस 0.0067 लेके करोगे तो हो सकता है 4,50,000 के जगह तुम लोग का कुछ और डेटा आए। और डेटा का मतलब है, देखो ये अगर तुम लोग ऐसे कर देते हो ना, 3000 डिवाइडेड बाई 0.0066, मान लो 7 भी लिखिए तो भी एग्जैक्ट उतना नहीं आएगा, कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में जितना आ रहा है उतने से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा पूरा आंसर जो है एग्जैक्ट वैल्यू दिख जाता है, ठीक है। ये कब होता है? जब हम लोग का एक ही तरीके का डेटा चलता जाता है, जैसे 0.0666666 ऐसे करके चलता जा रहा है, तो हम लोग को ये राउंड फिगर में आंसर मिलेगा अगर हम लोग कैलकुलेटर का सारा डेटा यूज करेंगे, ठीक है। तो इनको कितना सेट असाइड करना पड़ेगा? तो इन्होंने तो देखो वही वैल्यू लिखा है क्योंकि इन्होंने पूरा नहीं लिया, 4,49,775, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा इस वजह से वेरी किया है, ठीक है। अब अगर वो पेमेंट जो 3000 करके अपने फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं, वो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम जो है नेक्स्ट मंथ है, ठीक है। तो इस मतलब एन्युटी रेगुलर करना चाहते हैं या एन्युटी ड्यू करना चाहते हैं, उसके ऊपर आंसर जो है वेरी कर जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ इफ यू वांटेड द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे, अगर आज ही से देना चाहते हैं, ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड टू हैंडल द फर्स्ट पेमेंट, दिस इज अचीव्ड बाय डिपॉजिटिंग 5,50,775। मतलब सीधा बात है कि अगर पेमेंट आज ही से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है, आज ही से अगर पेमेंट देना है तो इनको कितना सेट असाइड करना पड़ेगा? 4,50,000 तो सेट असाइड करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 3000 रुपए भी सेट असाइड करना पड़ेगा।
यानी 4,53,000 सेट असाइड करना पड़ेगा अगर हम लोग एन्युटी ड्यू फॉलो कर रहे हैं। जैसे मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनको तो हर मंथ 3,000 मिलता है, तो 3,000 कब मिलता है, मान लेते हैं कि एंड ऑफ द मंथ मिलता है, ठीक है। लेकिन ये पेमेंट अगर आज से ही करना चाहते हैं तो इन्हें ये 4.5 लाख तो रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 3,000 भी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अगर ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे करना चाहते हैं, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ 3,000 एंड लीव्स 4,49,775 इन द फंड टू प्रोवाइड द फ्यूचर 3,000 पेमेंट्स। तो इनको ऐसा करना पड़ेगा अगर स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर स्टार्ट फ्रॉम टुडे नहीं है तो फिर सिर्फ 4,50,000 से ही काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब हर मंथ इन्हें 3,000 अगर मंथ के एंड में मिलेगा, लेकिन ये मंथ के स्टार्टिंग से ही पैसा देना चाहते हैं तो पहला 3,000 आने के पहले इनको 3,000 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा अगर स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ये चीज होगा, ठीक है। और ये सभी पॉइंट में ना एक एक करके ही क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ग्रोइंग परपेचुइटी, इसके बाद वाला पॉइंट है ग्रोइंग परपेचुइटी। तो ग्रोइंग परपेचुइटी क्या है? ए स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज दैट grows at constant rate forever. Present value of growing perpetuity PBGP इक्वल टू ए बाई आई माइनस जी, ठीक है। ए का मतलब होगा एन्युटी, आई का मतलब हो जाएगा एडजस्टेड इंटरेस्ट और जी का मतलब हो जाएगा ग्रोथ रेट। समझाते हैं, देखो बोल रहा है स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो दैट ग्रोस एट कांस्टेंट रेट। अगर कांस्टेंट रेट में कोई कैश फ्लो हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी लगा सकते हैं, मतलब ग्रोइंग परपिचुइटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ग्रोइंग परपिचुइटी मतलब इसका अगर एग्जाम्पल ले, जैसे कि मान लो कि रेंट जो है, ठीक है, रेंट का इनकम या फिर एक्सपेंस जो भी मानो, अगर हम लोगों ने रेंट लिया है या रेंट दिया है, जो भी हो जाए, तो उसका हो सकता है कि हम लोग का रेंट जो है हर साल बढ़ रहा है, मान लो 10% करके कि 5% करके, ठीक है। तो पहले मुझे 10,000 रुपए करके हर मंथ रेंट देना पड़ता था, अब उस पर 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो फिर जितना होगा उतना करके मुझे देना पड़ेगा। तो ये ग्रोइंग का मतलब ये है, ग्रोइंग जो है वैल्यू ग्रो जो कर रहा है एन्युटी का, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ग्रोथ रेट से हमें ऐसा लगेगा कि हम लोगों का इनकम बढ़ रहा है अगर हम लोग रेंट दे रहे हैं, या फिर हम लोग का जो है एक्सपेंस बढ़ रहा है अगर हम लोग रेंट दे रहे हैं, और इनकम बढ़ रहा है अगर हम लोग रेंट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जैसे कि हम ये बोल रहे हैं, मतलब देखो लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि पहले हम 10,000 करके देते थे, ठीक है, 10,000 रुपए करके मान लो हम पे करते थे रेंट, ठीक है। अब मान लो हम पे करते हैं 10,100 रुपए करके, ठीक है। इंक्रीमेंट होने के बाद ऐसा करके पूरा नेक्स्ट 1 ईयर फिर 10,000, मान लो 200 करके फिर 1 ईयर ऐसे करके चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग का जो इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग रेट है वो भी तो हमारा कैलकुलेटिव फैक्टर है, ठीक है। ये जो इनकम बढ़ रहा है ये तो टाइम वैल्यू मनी के लिए ही ये एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, नहीं तो क्या है 10,000 का 10,000 ही चार्ज करते जाओ, ठीक है। या फिर 10,000 ही पे कर सकते हैं, मतलब लेने वाला 10,000 ही ले लेता, देने वाला भी 10,000 ही दे देता, लेकिन टाइम वैल्यू मनी के लिए ही तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रोथ रेट लगाना पड़ता है ना। तो वही चीज बोल रहा है। तो एक्चुअली जितना ग्रो हुआ, ये वाला क्या है एडजस्टेड इंटरेस्ट, मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है, जी का मतलब ग्रोथ, ठीक है। ये दोनों का नेट वैल्यू ही मेरा एक्चुअल अर्निंग होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई बोले कि मेरा जो ग्रोथ है वो 4% किया गया, ठीक है,
और मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है मान लो 10%, ठीक है। तो पैसे का वैल्यू तो 10% से कम हो रहा है, मैंने अपना अर्निंग को 4% से ग्रो किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों का नेट, तो मेरा नेट कितना हो गया, मेरा नेट हो गया 6%, ठीक है। नेट मेरा 6%। समझ में आया बात कि नेट तो मेरा 6% ही, क्योंकि देखो 10% तो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, मैंने 4 रुपए इनकम बढ़ा दिए, देखो 4 रुपए मतलब 100 रुपए 4 रुपए हो गया। लेकिन मार्केट में तो 1 रुपए का वैल्यू कितने से कम हो रहा है, मतलब जो पहले 100 रुपए में मिलता था वो अब 110 में मिल रहा है, मैंने मेरा 100 रुपए का इनकम को बढ़ा के 104 रुपए किया। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है वो 6% का दिखेगा, मतलब 10% का पूरा नहीं दिखेगा। तो अपना ग्रोथ रेट बढ़ा के हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इस तरीके से, इम्पैक्ट तो आएगा ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है, लेकिन उसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो ग्रोइंग परपिचुइटी का मतलब ये होता है। तो आप देखो यहाँ पर बोल रहा है 42 वाला एग्जांपल, एज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉरएवर। मतलब हम लोग अ, बोल रहा है कि हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव, अगर मुझे 50 रुपीज करके रिसीव करना है, ठीक है, हर साल मुझे 50 रुपीज करके, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50 ग्रोइंग, हाँ हर साल ही हो रहा है, बोला है एनुअली, अगर मुझे एनुअली 50 रुपीज करके रिसीव करना है तो मुझे आज कितना पैसा जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा ग्रोइंग रेट है 5%, मतलब पेमेंट आज 50 है, इसके बाद जाके वो 5% करके इंक्रीज होने वाला है, और जो डिस्काउंट रेट है वो 7%, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे समझोगे किस चीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल दिया डिस्काउंट रेट, यहाँ पर बोल दिया है ग्रो, तो ग्रो यानी ग्रोइंग परपिचुइटी, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपिचुइटी निकालेंगे, जो कि होता है ए डिवाइडेड बाई आई माइनस डी। तो मुझे कितना रुपए करके चाहिए, 50 रुपीज करके चाहिए, 50 रुपीज करके एनुअली चाहिए, और जिसमें ये दोनों रेट ही एनुअली दिया है, तो कोई भी एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। 7% माइनस 5% यानी ₹50/2%, कितना आ जाएगा, 2500। तो 2500 रुपीज जो है ये आज हमें जो है पे करना पड़ेगा। तो हम लोग 50 रुपीज करके हमें मिलेगा, वो भी ग्रोथ के साथ, ग्रोथ रेट जहाँ 5% होगा और इन्फ्लेशन जो है 7%। इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे हम लोग, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसके बाद वाला टॉपिक यही था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि मान लो हमें कोई प्रोजेक्ट ऑफर किया जा रहा है, या फिर हम लोग कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई प्रपोजल आया मार्केट में, हम लोग बिजनेस करते हैं, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना चाहिए। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये करने पे अगर एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, और अगर एनपीवी रिजेक्ट द प्रपोजल। मतलब सर वो मशीन का जितना सारा क्वेश्चन किया, जैसे कि मान लो कि हम लोग को ये, जैसे आज ये पहला वाला ही जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ये वाला देखो, ये मशीन वाला केस, ठीक है। तो हम लोगों को कैश इनफ्लो कितना हुआ, पहले वाले केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हुआ, 9250, ठीक है, 9250। पहले मशीन का एग्जांपल से ही समझाते हैं। मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गया 9250, जबकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था 10,000, ठीक है। तो मेरा एनपीवी कितना आएगा, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब वही रिटर्न, बोलो रिटर्न कितना आ रहा है, 750। 750। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रहा है। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 हुआ कि लेस देन 0 है, গ্রেটার দেন। আর না হলে 250 থেকে 10,000 বাদ দিলে গ্রেটার 0 কি করে দেয়, 750 নেগেটিভ। ও আচ্ছা, এটার থেকে, হ্যাঁ ম্যাম।
तो ये क्या हुआ, -750। तो नेगेटिव होने से क्या करने बोला है। रिजेक्ट द प्रपोजल। अब इसका सिंपल कंसेप्ट है कि 10,000 का मशीन खरीद के अगर मुझे 9250 का ही रिटर्न मिलेगा तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए। मतलब मेरा इंडिविजुअली हम दोनों के ऊपर चेक कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करे या ना करे। अब उसी का ही एक वेरिएशन ये हो गया कि अगर हम मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरे रिटर्न को नेट कर देते हैं तो मेरा क्या होना चाहिए, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। मैं अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जैसे मान लो मैंने 10 रुपया लगा के 12 रुपया रिटर्न जनरेट किया, तो इसका जब हम नेट करेंगे तो मुझे कितना मिलना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए ना, तब ना जाके मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो वैसे ही तो मेरा इनफ्लो इतना है, ठीक है, मेरा आउटफ्लो इतना है, तो फिर मेरा नेट करेंगे तो मेरा इनफ्लो बचेगा ना 2 रुपए का, जो कि ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो अगर 0 भी आता है तो भी कर लो, बट 0 से कम आता है तो मत करो। ठीक है, बोलो समझ में आए। एनपीवी बोलने के लिए अलग चीज है, बाकी है वही कैपिटल एक्सपेंडिचर या लीज वाला कंसेप्ट, नाम अलग अलग है तो हम भी करवा रहे। बोलो। हाँ मैम। क्या कुछ नहीं समझ में है। हाँ मैम बोलिए। सेम ही है, बस नाम अलग है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। 43 वन, बोल रहे कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट विद ए नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो कैश आउटफ्लो ही होता है। तो मेरा कैश आउटफ्लो है यानी कि इन्वेस्टमेंट Y0 में, मतलब स्टार्टिंग में मुझे करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा फिर एंड नेट कैश फ्लोज ईयर 1 इज 55, फॉर ईयर 2 80, फॉर ईयर 3 15। तो ये कैश फ्लोज बोला है, तो बोलो ये सब नेट जो दिया है ये कैश फ्लो क्या है, इनफ्लो या आउटफ्लो। बोला तो है सिर्फ कैश फ्लो, तुम लोग बताओ ये जो है या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो। इतना इन्वेस्ट करके इतना 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 3 साल में मिलेगा बोल रहा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, कैश मैम इनफ्लो या आउट। इनफ्लो है बोलो। तो फिर कैश इनफ्लो होगा, इनफ्लो। कैश इनफ्लो। ठीक है, तो कैश इनफ्लो कैसे हो रहा है, ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में। ठीक है, तब कितना हो रहा है 55 80 और 15। तो 55 80 और 15। ठीक है, मुझे इतना इतना रिटर्न मिलेगा 1 लाख रुपए लगा के। अब बोल रहा है कि फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 10%। अब इस चीज का मतलब बता देते हैं, 10% पर एनम। ठीक है, ये बता रखा है। अब बोल रहा है कि बस यही बोला, ये फैक्टर्स हम लोग को दे दिया है कैलकुलेट करके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल को प्रोक्योर करने का खर्चा। जैसे ये 1 लाख अगर ये लोग लोन लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, उसी को बोलते हैं कैपिटल का कॉस्ट। 10%। 10%। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या चल रहा है 10%। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट ही तो मुझे इन्फ्लेशन बताता है, मतलब 1 रुपए का चीज 1 साल बाद 1 रुपए 10 पैसा होने वाला है। ठीक है, तो मुझे अगर ये पता करना है कि मुझे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम क्या सोचे कि मैंने 1 लाख खर्चा कर दिया, मुझे इतना 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 मिलेगा। अब तुम लोग अगर बोलोगे हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे 55,000 मिलेगा, फिर मुझे 80,000 मिलेगा और फिर मुझे 15,000 मिलेगा, तो मुझे 1,50,000 मिलेगा 1 लाख इन्वेस्ट करके। बहुत अच्छा चीज है, चलो इन्वेस्टमेंट कर डालते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है, 1 लाख तो यहाँ खर्चा कर रहे हो, यहाँ कैश आउटफ्लो कर रहे हो 1 लाख। ठीक है, और ये जो कैश इनफ्लो है ये तो बारी बारी से एक एक साल के गैप में मिल रहा है। तो 1 लाख का आज का जो वैल्यू है ये 55 80 और 15,000 का वैल्यू थोड़ी ना इतने समय बाद सेम रहेगा। तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो 1 लाख तो Y0 में प्रेजेंट वैल्यू, तो बाकी सबका भी मुझे क्या करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। मैम प्रेजेंट वैल्यू बार करते হবে। 55 का भी, 80 का भी और और 15 15 का भी। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू तीनों का। तब होगा कंपेरेबल सिचुएशन कि आज 1 लाख खर्चा करके आज कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर रिटर्न ज्यादा हुआ तो फिर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब क्या ये एन्युटी होगा,
एन्युटी का क्या रूल्स था? लो ऐसे कैसे हो गए तुम लोग? প্রত্যেক বছর সেম অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করতে হবে একটা পিরিয়ডিক টাইমের জন্য। इन्वेस्ट नहीं, हर साल हर प्र- प्रत्येक बार सेम अमाउंट रिसीव्ड और पेड, हर बार सेम हाँ, अमाउंट रिसीव्ड और पेड। तो ये पहला पॉइंट से ही तो बता सकते हो कि एन्युटी होगा कि नहीं। রিসিভ তো করছি না ম্যাম সেম অ্যামাউন্ট 55 80 আর 15। तो फिर क्या ये एन्युटी है? না ম্যাম, नहीं, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो क्या निकालोगे? कौन से फॉर्मूला लगाओगे? हम कैश कौन से? फ्लो। हाँ, सिंगल कैश फ्लो का। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू द पावर n। ठीक है, तो पहले वाले केस में कितना हो जाएगा? मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i होल टू द पावर n करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बोलो, पहला 55,000 का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखोगे? फ्यूचर वैल्यू 55,000, फ्यूचर में 55,000 मिलेगा। इन्फ्लेशन रेट ये रहा 10%, टू दी पावर कितना हो जाएगा? ये कितने समय के लिए निकालोगे? इसका प्रेजेंट वैल्यू कितने समय के लिए निकलेगा? 1 साल बाद मिलेगा, तो 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा ना। ये एरो देखो, यहाँ से यहाँ वही तो बता रहा है कि 55,000 का मुझे 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू 1 साल के अंदर निकल जाएगा। फिर दूसरा वाला क्या लिखोगे? ये तो 1/10% तो होगा ही, 1+, और ম্যাম ऊपर क्या हो ওটা जाएगा? 2 বছরের জন্য। हाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80,000। फिर इसके बाद 15, 1 + 10% टू दी पावर 3। 3। अब कैलकुलेट करो एक एक करके, कैसे कैलकुलेट होगा? पहला हो जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाई 1.5, कितना हो गया? 50,000। मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट 10% चल रहा है, जो 55,000 मुझे 1 साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू है 50,000। फिर ये वाला निकालो, 1.1 इंटू इक्वल टू 2 बार 50। अच्छा, 2 बार, फिर ये कितना हो जाएगा? 80,000। मेमोरी प्लस किया मैंने, हाँ। 80,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो ये कितना हो जाएगा? 66,115। 11 क्या हो जाएगा? 6 कर देंगे। और ये वाला 1.1 इंटू এটা ম্যাম 2। 11269 হচ্ছে। 11269। अच्छा, 15,000 डिवाइडेड बाय 9.72 কিছু আছে। 11269.7, मतलब 270 कर दो। पीछे तो मोर देन 5 है, 7 है। अब टोटल कर, 50,000 प्लस 66,116 प्लस 112,706, 1,27,386। ठीक है, तो 1,27,386 मुझे मिलेगा, और बदले में मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 लाख। तो बोलो पहले इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? হ্যাঁ ম্যাম, করা উচিত। करा उचित ना? হ্যাঁ ম্যাম, করা উচিত। करा उचित है, चलो ठीक है, करा उचित करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न कितना मिलेगा? 27,386 বেশি ম্যাম। तो वो 27,386 ही मेरा क्या है? एनपीवी है। तो एनपीवी निकालो, मतलब जिस तरीके से निकालना है वैसे ही हम सिखा रहे हैं। तो एनपीवी क्या होता है? क्या होता है बोलो? प्रेजेंट ক্যাশ वैल्यू ऑफ कैश ইন इन फ्लो প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ माइनस ক্যাশ ইনফ্লো। प्रेजेंट वैल्यू প্রেজেন্ট ऑफ ভ্যালু অফ कैश ক্যাশ आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना? 1 और লাখ प्रेजेंट 27। ये, तो कितना आ गया? 27,386। तो 27,386 इज ग्रेटर देन 0, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना
चाहिए। तो बिजनेस में इसी तरीके से सोच के किया जाता है, ठीक है, कि कैसे करके प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। बोलो, ये समझ में आया? ये सब प्रैक्टिकल यूज करना चाहिए। बोलो, समझ गए? बोलो, और एक ही पॉइंट है, रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, और दो पॉइंट। बोलो, किसी को कोई डाउट है या फिर समझ में आ रहा है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा। रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि इन्फ्लेशन को हटा के हमें रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। देखो, लिखो, द रियल इंटरेस्ट रेट इज नेम्ड शो, इसका नाम ऐसा है इसीलिए, टू शो व्हाट ए लेंडर और इन्वेस्टर receive in returns after inflation is factored in। मतलब इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है, इसको कंसीडर करने के बाद हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न को समझना चाहिए कि कितना है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा? रियल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रेट को अगर हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, जो हमें रिटर्न बोला जा रहा है उससे, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम लोग का रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है। तो इस पे कोई क्वेश्चन शायद नहीं है, हम अपने से लिखा। इसमें कोई क्वेश्चन इन्होंने दिया नहीं, हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि कभी एग्जाम में आया हो, एग्जाम कभी एग्जाम में आना। The nominal rate of growth is 17% and inflation 9% for the 5-year. Let P be the gross domestic product, यानी कि GDP, amount at the present year then the projected real GDP after 6 years is, ऑप्शन दिया हुआ है 1.587 B, ऑप्शन बी 1.921
बी, ऑप्शन सी 1.4033, ऑप्शन बी 2.51, ये हम लोग को कैलकुलेट करने दिया है। अच्छा, कैसे समझेंगे कि रियल रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन? देखो क्या लिखा है, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%। तो नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ ये रियल रेट ऑफ रिटर्न के साथ मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है, मतलब उसी में यूज होने वाला वर्ड है। ये देखो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मार्केट में बोला जा रहा है कि भाई रेट ऑफ रिटर्न इतना, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न इतना है, तो ये हो गया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 17%। एंड इन्फ्लेशन चल रहा है 9%। तो मेरा ग्रोथ मुझे 17% दिख रहा है, बट मुझे तो उससे इन्फ्लेशन को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिटर्न में इन्फ्लेशन का जितना पोर्शन एड ऑन है वो तो मुझे हटाना चाहिए, तब तो मुझे रियल रेट ऑफ रिटर्न पता चलेगा। ठीक है, जैसे मुझे कोई 100 रुपए की जगह 110 रुपए दे रहा है, तो क्या ये मेरा पूरा 10 रुपए का प्रॉफिट है, या फिर इसमें मुझे एक्स्ट्रा इसीलिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन? ठीक है, तो मेरा ये 10 रुपए में कितना मेरा ग्रोथ से मिल रहा है और कितना मुझे इन्फ्लेशन से मिल रहा है वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो मुझे दो ही चीज दे दिया है कि मेरा ग्रोथ जो है वो 17% हुआ है बट इन्फ्लेशन 9% चल रहा है, तो नेट ग्रोथ फिर कितना हुआ बोलो? वही तो रियल रेट रिटर्न होगा। नेट ग्रोथ कितना होगा? ম্যাম কি বললেন আবার একটু বললেন, বুঝলাম না। बोल रहे हैं कि 17% ग्रोथ है और इन्फ्लेशन चल रहा है 9%। मेरे बिजनेस में मेरा ग्रोथ हुआ है 17%, मतलब हम 100 रुपए लगा के 117 रुपए मेरा आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें से इन्फ्लेशन तो 9% है, मतलब मेरा इन्फ्लेशन 9% का मतलब है जो चीज हम 100 रुपए में खरीदते थे अब वो मुझे 109 रुपए, मेरा परचेसिंग पावर 109 से मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना तो मेरा दिख रहा है कि मेरा ग्रोथ हुआ है बिजनेस में, लेकिन ये मुझे 17 जो कंपेंसेशन मिल रहा है, तो कंपेंसेशन तो मुझे इन्फ्लेशन के लिए भी मिलता है, तो इन्फ्लेशन के लिए कितना कंपेंसेशन होगा? ম্যাম 8 ওটা মানে নেট যেটা হবে সেটা 8 হবে সেটা। हाँ, तो वही पूछ रहे थे कि नेट जो है वो हो गया 8, तो वही मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न है, तो मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाए? 17% माइनस 9% इक्वल 8%, ठीक 8%। है, ये मेरा रियल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अब ये 5 इयर्स का है ड्यूरेशन। फिर बोल रहा है कि लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी जो है वो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, मतलब पी मेरा पहले जीडीपी था, द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 इयर्स। तो 6 साल बाद मेरा जीडीपी कितना हो जाएगा, मुझे रियल जीडीपी निकालना है, मतलब ये रेट पे मुझे जीडीपी निकालना है। आज मेरा जीडीपी पी है, ठीक है, 6 इयर्स बाद मेरा जीडीपी कितना होगा ये मुझे निकालना है 8% रेट के बेसिस पे, क्योंकि बोल दिया है प्रोजेक्टेड रियल रेट के बेसिस पे। तो कैसे निकालोगे? तो पी मेरा क्या है, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू? ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू, तो मुझे निकालना क्या है, প্রেজেন্ট फ्यूचर ভ্যালু। वैल्यू। तो बोलो कैसे निकालना? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पी इंटू 1 + 8% टू दी पावर क्या हो जाएगा, एन यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि पर एनम है, ये भी पर एनम है, कितने साल के लिए निकालने के लिए? 6 ইয়ার্স। तो फिर कितना हो जाएगा, p इंटू 1.08 टू दी पावर 6, तो कैलकुलेट करो कितना होगा। थ्री फोर फाइव सिक्स 1.5869 कर देते, क्योंकि 4 डिजिट तक ले दिया जाता है, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा जीडीपी का, 1.5869 पी। अब ये सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ए। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज सी ए जी आर। सी ए जी आर का लिखवाया था मैंने, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट।
ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि अगर कंपाउंडिंग हो रहा है मेरा अमाउंट तो वो कितने रेट पे कंपाउंडिंग हो रहा है उसका ग्रोथ रेट, मतलब बेसिकली ये तुम लोग को पता ही है, बस निकालना है। मतलब क्या निकालना है बोलो तो, ग्रोथ रेट मतलब क्या निकालना है, आई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही बस आई निकाल के तुम लोग को देना है। तो देखो कैसे होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ वैसे तो फॉर्मूला दिया है बट हम बिना फॉर्मूले के ही तुम लोग को सिखाते हैं कैसे होगा। फॉर्मूला वैसे लिखवा देते हैं, देखो CAGR का फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि फॉर्मूला यूज किए बिना ही हम लोग कर लें, जो कि हम लोग कर पाएंगे। फिर भी अगर कभी फॉर्मूला डायरेक्टली दे दे कि क्या होगा तो फिर लिखा होना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू दी पावर 1/n-1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, देखो v और v, ये TN मतलब फ्यूचर, T0 मतलब प्रेजेंट, और टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई TN माइनस T0 - 1 ऐसे क्या हुआ है। तो इनका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हम वो भी लिख देते हैं, बट ये मैंने जो लिखा है वो आसान है, ठीक है। v ऑफ TN और v ऑफ T0, ठीक है। TN का मतलब हो जाएगा मेरा फ्यूचर और T0 का मतलब प्रेजेंट, टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई TN माइनस T0, ठीक है, जो कि n होता है -1 करने से हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं। क्या ये चीज किया है हम लोगों ने, देखो बिल्कुल किया है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर जो है यहाँ से करेंगे, एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं फिर यहाँ से करेंगे। यू इन्वेस्ट 50,000 and it becomes 1 lakh in 5 years, ठीक है। तो इसमें बताना है कैलकुलेट CAGR। तो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे तो पहले फॉर्मूला लगा के ही सिखा देते हैं। तो बोलो फ्यूचर वैल्यू में कितना लिखे, मैम 1 लाख। और प्रेजेंट वैल्यू में कितना लिखे, 50,000। टू दी पावर 1/n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो अगर 5 साल है और इंटरेस्ट रेट तो कुछ बोला नहीं है तो पर एनम, वही तो हमें निकालना पड़ेगा। जब कुछ बोला नहीं है तो पर एनम, तो बोलो क्या होगा। 5 साल है तो क्या हो जाएगा, n का मतलब भूल गए, वो भी भूल चुके हैं। ठीक है। कोई आज कुछ बोल नहीं रहा है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 1 है, टी टी रहेगा, ठीक है। T 5 है, सॉरी T 5 है, और n हो जाएगा, इसका मतलब कितना 5। ये मुझे फिर से करके दिखाना पड़ा, और क्या बोल सकते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 टू दी पावर 1/5 - 1, बोलो कितना होगा। ये तो 2 टू दी पावर 1/5 हो जाएगा -1। 2 टू दी पावर 1/5 कैसे कैलकुलेट करोगे, डर्टी पावर, डर्टी पावर का यूज करते हैं। तो बोलो 2 टू दी पावर 1/5 कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले। ये वाले क्वेश्चन में हमें डर्टी पावर मैम का यूज रूट करना। रूट ओवर 12 टाइम्स। हाँ, 2 को 12 बार रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ रहा है क्या देख लो, तो मेरा ठीक हुआ है या गलत हुआ मुझे। হ্যাঁ ম্যাম এটাই আসছে। फिर क्या करेंगे, -1, ठीक है। फिर इंटू पावर, पावर में कितना है, इंटू 1/5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार करना है, करो। इंटू इक्वल टू 1 बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, इंटू इक्वल टू 4 बार, इंटू इक्वल टू 5 बार, इंटू इक्वल टू 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार,
10, 11, 12, 12.29 ऐसा कुछ आ रहा है। कम कैसे आ गया, थोड़ा और गलत हो गया, देखो तो कितना आ रहा है। You are right, 15 आना चाहिए, मतलब आंसर होना चाहिए 14.87। अगर कर रहे हो तो एक बार बता दो। नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो 4.87% होगा। करके देख लेना, ठीक है, कर नहीं रहे हो तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसका अगर हम लोग ये वाले फॉर्मूले में लगाएंगे तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू यही आ जाएगा, Tn - T0। अब देखो Tn का मतलब है एंड पीरियड, T0 का मतलब है बिगिनिंग पीरियड, ठीक है। तो एंड पीरियड और बिगिनिंग पीरियड का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, तो एंड पीरियड कितना है 5 साल, और इधर बिगिनिंग पीरियड हो जाएगा 1, मतलब 5 - 1 4 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नहीं, 1/4 होने से तो फिर आंसर नहीं आएगा। Tn/T0 हम देख लेते हैं। Tn का मतलब है बिगिनिंग पीरियड और ये एंड पीरियड। अच्छा, बिगिनिंग पीरियड मतलब मुझे 16 और इधर 13 का डिफरेंस, ठीक है, तो 5 साल, तो मेरे ईयर्स तो यहाँ दिए हुए नहीं है। 2000 जैसे यहाँ पर दिया है कि 2016 तक चलेगा, 13 से, तो 13, 14, 15, 16, 3 इयर्स हो गया। तो वैसे यहाँ पर 5 इयर्स बोला है, तो ये एक्चुअली मुझे दे ही दिया है, मान के चलो कि Tn - T0 का वैल्यू, क्योंकि मुझे तो यहाँ ईयर दिया है, नहीं कि हम सब्ट्रैक्ट कर ले अलग अलग, ठीक है। तो Tn - T0 मुझे 5 ही ম্যাম दिया हुआ है, এইটা तो তো इसका भी এটাই सेम। আসছে 14.87। आज से হ্যাঁ ম্যাম। तो इसमें भी देखो यही वाला आंसर होगा, CAGR। ये जो फॉर्मूला है इसमें तुम लोग को बिगनिंग पीरियड का वैल्यू और एंडिंग पीरियड का वैल्यू लगाना है, ठीक है। तो एंडिंग और बिगिनिंग, तो एंडिंग में 1 लाख, तो 1 लाख/50,000 टू दी पावर 1/5 ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन इस चीज को अगर हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट सीखे थे उसके हिसाब से करें तो कैसा होगा, तो देखो तुम लोग समझ जाओगे कि फॉर्मूला क्यों ऐसा हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है 1 लाख, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 50,000, ठीक है। आई कितना हो जाएगा वो हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है। एन कितना हो गया, एन कितना हो गया 5। 5, ठीक है। अब मुझे बोलो कि 1 + i होल टू दी पावर 5 कितना लिखोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, ऐसा लिख सकते हैं, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। तो अब 1 + i टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा, 1 लाख/50,000 मतलब कितना हो जाएगा, ম্যাম 2 হয়ে যাবে এদিকে। 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, 1 + i इक्वल टू 2 टू दी पावर এদিকে ম্যাম 1/5 हो 5, गया। ठीक है। फिर i इक्वल टू कितना 1/5। लिखोगे, i इक्वल टू कितना लिखोगे, 2 टू दी पावर 1/5 माइनस 1। 1। अब देखो 2 टू दी पावर 1/5 माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, हाँ मैम। तो फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ समझ में आया। तो CAGR कुछ अलग चीज नहीं है, अगर तुम लोग देखोगे ना जो भी एप्लीकेशन पढ़ा कुछ अलग चीज है ही नहीं, लेकिन क्या क्या नामों से एप्लीकेशन होता है वो हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में CAGR बोल दिया, अब तुम लोग सोचोगे कि ये चीज क्या, सही बात है, अगर हम नहीं बताए तो मेरा गलती है ना, मुझे तो बताना पड़ेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं, लेकिन है वैसा ही। अगर देखो अलग अगर कुछ देखा तो मेरे हिसाब से रियल रेट ऑफ रिटर्न देख सकते हैं, उसका भी कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने समझ लिया। परपिचुइटी का मतलब क्या होता है वो देखना पड़ता है, और ग्रोइंग परपिचुइटी, बाकी तो अलग कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो CAGR कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, या फिर इसको अगर तुम लोग सिंपल तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में दिखा दोगे तो भी तुम लोग का आंसर उतना ही आने वाला है, तो 14.87% ही आ जाए, ठीक है।
अच्छा, अब अगर ये हम लोग समझ गए तो अब हम लोग ये वाला देखें। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, ठीक है, देखो बोल रहा है सपोज द रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी फॉर 4 years इन द एबव फॉर्मूला हैव बीन, ईयर बोला है, रेवेन्यू मतलब अर्निंग, ठीक है, तो 100, 120, 160, 210, कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, हम लोग को एनुअल ग्रोथ रेट बताना है कि कितना हो रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर है, सिर्फ एग्जाम्पल बोला है, नंबर कुछ नहीं दिया, ठीक है। कैलकुलेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, तो मतलब CAGR कैलकुलेट करने बोला है। मतलब ये जो 100 से 120 फिर 160 फिर 210 हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, फिर देखो फिर और इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीमेंट जो हो रहा है इसका ग्रोथ रेट कितना है ये हमें कैलकुलेट करना। अब ये तुम लोग मेरा जो सिंपल फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो पहला हम फॉर्मूले से ही तुम लोग को समझा देते हैं, दोनों फॉर्मूले से। तो एक फॉर्मूला हम लोग का है, मैंने जो सिंपल फॉर्मूला लिखा है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू दी पावर 1/n-1। अगर उसके हिसाब से जाते हैं तो बोलो क्या क्या पुट करोगे। फ्यूचर वैल्यू कितना है, मतलब 100 रुपए लगा के कितना मिले, 210 तो फिर 210 बाय डिवाइडेड 100। बाय, और n कितना हो जाएगा, जितने, एन का मतलब ऐसे निकालना है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन, ठीक है। तो हम लोगों का साल, हर साल ग्रोथ हुआ तो नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब ग्रोथ जो है वो एक बार ही होता है एक साल में, ठीक है। ऐसा 3 साल का हमारा इन्वेस्टमेंट था, तो एन कितना हो जाएगा 3, ठीक है, -1। अब इसको कैसे निकालोगे, 210/100, 2.1 टू दी पावर 1/3 -1। अब इसमें भी क्या करोगे, 2.1 का 12 टाइम्स रूट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, 12 टाइम्स रूट करने के बाद -1 -1, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर क्या करना है, इंटू पावर, into पावर में 1 by कितना है 1/3, ठीक है, फिर प्लस 2 1, ठीक है, फिर इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, इंटू इक्वल टू 4 बार, इंटू इक्वल टू 5 बार, इंटू इक्वल टू 6 बार, इंटू इक्वल 7 बार, इंटू इक्वल 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11, 12, 12 ऐसा कुछ आ रहा है मेरा, 12.53, पता नहीं सही आया कि नहीं, নাম্বার माइनस, তো 28.05 মানে 28 এরকম কিছু আসতো না। আচ্ছা 28 আসছে না, এটা আবার ভুল এসছে, ডিগ্রি করছে, কত ম্যাম এটা লিখবো আপনার প্লাস হয়ে গেছে, এই ভুল আগের করে। ভ্যালুর সাথে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ম্যাম 28.05% আসছে, মানে 06%। तो 28 পয়েন্ট मतलब জিরো माइनस সিক্স करने के बाद आ रहा होगा, मतलब ये হ্যাঁ वैल्यू ম্যাম। इतना आना चाहिए, 1.2805 आना चाहिए, -1 करोगे तो 0.2805, ठीक है। मेरा यहाँ कैलकुलेटर में ये गलत हो गया, पहले कुछ था शायद मेमोरी में ऐड ऑन हो गया, तो ये मेरा कौन सा वैल्यू आ गया, -1 करने के बाद ये इतना आ गया, तो आई यानी ग्रोथ रेट हो जाएगा 0.2805 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 28.05%, ठीक है। अब ये चीज को अगर जो बुक में फॉर्मूला लिखा है उसके साथ अगर हम लोग करते हैं, बी ऑफ टी एन और बी ऑफ T0 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई TN माइनस T0, ये हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, तो बी ऑफ TN का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, तो ये 210, प्रेजेंट वैल्यू 100, और TN माइनस T0 मतलब ये 2016 और 2013 का गैप जो कि 3 साल हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें क्योंकि दिया हुआ है ईयर, तो TN माइनस T0 हम लोग निकाल सकते हैं, 2016 और ये है 2013, तो ये हो गया 16 से लेके 13 तक का, ठीक है। तो फिर ये 3 साल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 -1, तो 210/100 1/3 -1, तो हम लोग का आंसर आना चाहिए
28.05%। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर इसी चीज को हम लोग सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूले से करें तो फिर a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो a कितना होगा, बोलो a कितना लिखेंगे? मैम 210 और p कितना लिखेंगे? 100। 100। मतलब ये वाला ये 210 हो गया। अच्छा, अब 1 प्लस आई मतलब वो तो निकालना पड़ेगा, और n कितना है 3, तो 210/100 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, तो 210/100 कितना होता है 2.1। 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 2.1 होल टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 1 प्लस आई, therefore आई इक्वल टू हो जाएगा 2.1 होल टू दी पावर 1/3 माइनस। तो इसमें भी आंसर हम लोग का वही आने वाला है, डर्टी पावर का यूज करके 28.05%। तो ये क्वेश्चन बिना डर्टी पावर के सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को समझाने के लिए कि अगर बाई चांस मान लो तुम लोग को ऐसा कोई फॉर्मूला देखने को मिल गया तो ऐसा मत सोचो कि हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन इतने में हमें जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। अगर ये जरूरत पड़ गया, जरूरत कैसे पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में डेटा दे दिया तो कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, बाई चांस हमें ऐसा कुछ बोल दिया कि ये इसमें ये वैल्यू है, ये पुट करो, या फिर ये कौन सा फॉर्मूला है, ऑप्शंस दे दिया CAGR इस तरीके से, तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा। ये हम लोग का मैथ से है, ठीक है, और ये मैंने अपने हिसाब से लिखवा दिया है, तो ये एक्चुअली सेम ही है बात। ठीक है, और ये TN माइनस T0 तभी कर सकते हो जब मुझे बिगिनिंग और एंडिंग ईयर का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। तो TN माइनस T0 का मतलब बिगिनिंग, देख लेते क्या लिखा है, वही लिख पा रहे थे, बिगिनिंग पीरियड माइनस एंडिंग पीरियड, बिगिनिंग माइनस एंड पीरियड। तो अगर मुझे बिगिनिंग और एंड दिया हुआ है तो ठीक है, अगर मुझे नेट दे दिया है कि 5 साल का इन्वेस्टमेंट था तो फिर मुझे बिगिनिंग माइनस एंडिंग बता ही दे रहा है, तो हम लोग 5 इयर्स का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ वैसे 27.74 इनका आ रखा है, तो शायद अप्रोक्सीमेशन की वजह से होगा, मेरा भी पहले किया हुआ है जो कि मेरा 28 ही आया हुआ। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ नहीं रहा। देखो सारा चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, और जो एप्लीकेशंस है मैंने इसमें एडिशनल क्वेश्चन भी करवाए। नॉर्मली अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हम लोग किसी चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, सिर्फ इसका मैंने तुम लोग को करवाया, इसीलिए करवाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 15-16 मार्क्स या उससे भी कभी कभी ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो मस्ट है एग्जाम पर्पस के लिए करना। ठीक है, और ये जितना भी एप्लीकेशंस था इसका कोई भी मतलब एक्सरसाइज नहीं बना हुआ है, तो एप्लीकेशंस का बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी आने को आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है। तो वो इसी में से जो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा, अगर वो ठीक से समझते हो तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी, और ये एप्लीकेशंस थोड़ा मतलब उसमें कम आता है, फिर भी बोलो तो इम्पोर्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, आने से थोड़ा अलग टाइप का कुछ आ जाए, जैसे ट्रिपल हुआ, डबल हुआ, इंटरेस्ट रेट, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हुए तो पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को लेकिन बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को करना चाहिए। ठीक है, मैंने सोचा था आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट जो है ऑलरेडी टाइम तो हो गया है हम लोग का, मतलब और 10-15 मिनट ही पढ़ सकते ज्यादा से ज्यादा, तो ठीक है वो फ्रेशली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम।